हेलो टैक्स बडीज, आई एम सी शिवाली देव पुजारी और मैं फिर से आपके लिए लाई हूँ टैक्स से रिलेटेड एक नया वीडियो। इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। दिस इज पार्ट 2 फॉर द डिविडेंड टॉपिक। हम यहाँ से बचा हुआ टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। यस, सो अभी हम देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज डी। एबीसी तो देख लिया, अब देखेंगे डी। अब डी में क्या बोलते हैं कि अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसे देती है और उस पैसों की वजह से, मतलब उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो कंपनी का शेयर कैपिटल है वो कम हो जाता है। अब शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो भी पैसे ये शेयर होल्डर्स कंपनी को देते हैं उसको कलेक्टिवली कहते हैं शेयर कैपिटल। जो शेयर होल्डर्स कंपनी को पैसे देते हैं, कंपनी में पैसे जो इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टेड मनी को क्या बोलते हैं? कलेक्टिवली शेयर कैपिटल। अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और उसकी वजह से शेयर कैपिटल कम होने वाला है तो अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये बार बार मुझे बताने का जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो उसमें मैंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब बताया है। तो जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उस हद तक उसे हम डिविडेंड बोलेंगे इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। उसको हम डिविडेंड इनकम ट्रीट करेंगे इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल 10 लाख है, मतलब कि शेयर होल्डर्स ने कंपनी में 10 लाख रुपए, मतलब सारे लोगों ने मिलकर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, और कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है? 5 लाख रुपए, ठीक है। अब कंपनी ने शेयर होल्डर्स को 2 लाख रुपए दिए। कितने दिए? 2 लाख रुपए, जिसकी वजह से उसका शेयर कैपिटल 8 लाख हो गया, ठीक है। अब उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है? 5 लाख, मतलब 2 लाख से ज्यादा ही है। उस 2 लाख को हम क्या ट्रीट करेंगे? डिविडेंड इनकम। अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो सब क्लॉज है ये अभी रिलेवेंट ही नहीं है। क्यों रिलेवेंट नहीं है? क्योंकि ये जो एक्यूमुलेटेड प्रीवियस ईयर की बात चल रही है ये बिफोर 1 अप्रैल 1933 की बात चल रही है। मतलब कि अगर कोई वो इतनी पुरानी कंपनी है जिसका 1933 तक के जितना भी प्रॉफिट उसने जमा किया है, जितना भी प्रॉफिट सेव करके रखा है, ठीक है, उसकी कंपनी के लिए, अगर उस सेव प्रॉफिट में से अगर वो कुछ शेयर होल्डर को देती है तब ये सब क्लॉज लग रहा है। तो अब हम बहुत दूर बैठे, 1933 की बात है ये, इसलिए अब ये सब क्लॉज रिलेवेंट नहीं है। बट दिया है तो मैंने समझा दिया। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे है सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई। अब इसको ध्यान से देखना। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, अब अनलिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है कि जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होती, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती। जो भी कंपनीज बनी है वो हर कोई शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो जो लिस्टेड नहीं है, जो वो शेयर मार्केट में लिस्ट होने के क्राइटेरियाज पूरे नहीं करते, उसको हम अनलिस्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो ऐसी अनलिस्टेड कंपनी ने पैसे बांटे इन द फॉर्म ऑफ लोन। किसे पैसे बांटे? 2 लोगों को, एक तो अपने शेयर होल्डर्स को और दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक दूसरी कंपनी को, एक दूसरे एंटिटी को उसने पैसे बांटे लोन करके। मतलब इन शॉर्ट उसने लोन दिया शेयर होल्डर को, अपने ही शेयर होल्डर को या फिर किसी दूसरी कंपनी या एंटिटी को, ठीक है। तो 2 ऐसी सिचुएशंस है, 2 ऐसे सिनेरियोज है जिस केस में हम उसका जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है अप टू कंपनीज एक्यूमुलेटेड प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, हम उसे डिविडेंड मानेंगे, ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, इन द हैंड्स ऑफ दैट शेयर होल्डर। अब कौन सी सिचुएशन है जिस केस में उसको डिविडेंड इनकम बोलेंगे? पहली सिचुएशन, अगर ये जो शेयर होल्डर है जिसको लोन दिया है वो कंपनी का 10% से ज्यादा का वोटिंग पावर होल्ड करता है। अब 10% से ज्यादा का वोटिंग पावर का क्या मतलब होता है कि जो भी ये शेयर होल्डर्स होते हैं ना, स्पेशली इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको कंपनी के बड़े बड़े डिसीजंस में अपना वोट देने का हक होता है कि मुझे ये पट रहा है कि नहीं पट रहा है, कि ये डिसीजन सही है कि गलत है, इस बात के लिए वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज कंपनी के 10,000 शेयर्स है, ठीक है, अमाउंट में नहीं बोल रही हूँ, क्वांटिटी में बोलती हूँ, 10,000 शेयर्स है और उसमें से एक शेयर होल्डर के पास सपोज 1,500 शेयर्स है या 2,000 शेयर्स है, तो 10% से ऊपर हो गया, ठीक है।
तो उस बंदे की बात चल रही, उस इंसान की, उस शेयर होल्डर की बात चल रही, ठीक है। तो अगर ऐसे शेयर होल्डर को, जिसने 10% से ज्यादा जिसके पास वोटिंग पावर है, उस शेयर होल्डर को अगर कंपनी, कौन सी कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी अगर लोन दे रही है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का जितना भी लोन है, सपोज अगर 10 लाख का लोन दिया है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में, एक्यूमुलेटेड प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में कितना है, 12 लाख पड़ा हुआ है अगर कंपनी के, तो 10 लाख पूरा का पूरा उस शेयर होल्डर का डिविडेंड इनकम ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड केस है कि कोई भी एंटिटी को या कोई भी कंपनी को लोन दे दी, ठीक है, जिसमें शेयर होल्डर एक तो पार्टनर है या मेंबर है, ठीक है, कंपनी हो गई, एंटिटी हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, तो अगर कोई भी शेयर होल्डर उसमें मेंबर या पार्टनर है, तो उस केस में भी जो लोन दिया है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का डिविडेंड माना जाएगा। बट ये शेयर होल्डर कौन है? ये शेयर होल्डर वही है जो हमने फर्स्ट केस में देखा था कि जिसका 10% से ऊपर का वोटिंग पावर है, ठीक है। तो इन शॉर्ट, अगर किसी भी शेयर होल्डर का, किसी भी मतलब अनलिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर का 10% से ज्यादा अगर उसका वोटिंग पावर है और उसे अगर अनलिस्टेड कंपनी लोन देती है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का जितना भी अमाउंट है उसे डिविडेंड इनकम ट्रीट किया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ दैट शेयर होल्डर। सिमिलरली, अगर ऐसी किसी कंपनी में जहां पे वो शेयर होल्डर मेंबर या पार्टनर है, कौन सा शेयर होल्डर, जिसका 10% से ऊपर का वोटिंग पावर है, अगर वो शेयर होल्डर किसी भी दूसरी कंपनी में या पार्टनरशिप फर्म में, एंटिटी में कहीं भी मेंबर है या पार्टनर है, और उस एंटिटी को अगर ये अनलिस्टेड कंपनी लोन देती है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का अमाउंट डिविडेंड इनकम ट्रीट किया जाएगा उस शेयर होल्डर के हाथ में। आई होप सब क्लॉज ई आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि किस किस रूप में कंपनी अगर पैसा देती है अपने शेयर होल्डर को, तो उसे इनकम टैक्स में डिविडेंड माना जाता है। पर इनकम टैक्स में कुछ कुछ बेनिफिट्स भी दिए हुए हैं कि कुछ कुछ चीजों को हमें डिविडेंड ट्रीट नहीं करना। अब ऐसी कौन सी चीज है जिसको डिविडेंड ट्रीट नहीं करना है, चलिए देखते हैं। पहला, सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज सी में हमने कुछ देखा था। क्या देखा था कि जब लिक्विडेशन होता है कंपनी का, मतलब कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी ने बोला बस वी आर क्लोज, तो उस टाइम पे जो भी शेयर होल्डर्स को मिलता है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का हम उसे डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। जो भी शेयर होल्डर्स को लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी देती है, फिर काइंड में हो या कैश में हो, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का हम उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। बट इसका एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इक्विटी नहीं, मैंने इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी डिफरेंस पार्ट 1 में आपको बताया हुआ है। तो अगर वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उस केस में उसको डिविडेंड नहीं मानेंगे। मतलब कि अगर लिक्विडेशन के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कुछ भी मिलता है तो उसे डिविडेंड ट्रीट नहीं किया जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का भी नहीं और उसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं, उसको डिविडेंड ही नहीं ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर कुछ भी लिक्विडेशन के टाइम पे मिलता है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का उसको डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ दैट इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। अब सेकेंड केस, अगर बैंक है और उसने लोन दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, उसके भी तो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उसमें भी तो लोग इन्वेस्ट करते हैं, पब्लिक इन्वेस्ट करती है। तो अगर बैंक के शेयर होल्डर्स को लोन मिल रहा है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जैसे वो दूसरों को देती है, नॉन शेयर होल्डर्स को देती है, जो बाकी के लोग हैं उनको जिस टर्म्स पे, जिस परसेंटेज पे, जिस कंडीशंस पे लोन दिया जाता है, जिस प्रोसीजर के थ्रू लोन दिया जाता है, अगर ऐसी नॉर्मल कंडीशंस में अपने शेयर होल्डर्स को भी लोन दे रही है, ठीक है, तो उस केस में उसे डिविडेंड ट्रीट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर शेयर होल्डर को कंपनी बायबैक के नाम पे अगर पैसा दे रही है, बायबैक का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने ही शेयर्स अपने ही शेयर होल्डर्स से खरीदती है, मतलब कि कंपनी के जो भी शेयर्स उनके शेयर होल्डर्स के पास होते हैं वो कंपनी पैसा देके उनसे खरीद लेती है और उसके बदले में उनको पैसे वापस कर देती है। तो अगर ये पैसे वापस कर रही है तो उस केस में भी उसे डिविडेंड नहीं ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। बाय बैक ऑफ शेयर्स के केस में अगर शेयर होल्डर को कंपनी से पैसे मिल रहे होंगे तो उसे हम डिविडेंड ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट, अब हमने क्या देखा था, सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई। अब फिर से ये आ गया, इसने क्या बोला था कि अगर अनलिस्टेड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को लोन दिया है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का उसे हम डिविडेंड ट्रीट करेंगे। एक्चुअली उसको डिविडेंड मिल रहा है क्या? नहीं, उसने क्या लिया है, लोन लिया है कंपनी से, ठीक है, डिविडेंड नहीं लिया है, अपने इन्वेस्टमेंट पे कोई रिटर्न नहीं लिया है, लोन लिया है, बट फिर भी हम उसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का क्या ट्रीट कर रहे हैं, डिविडेंड, तो जिसे हम क्या बोलेंगे, डीम्ड डिविडेंड, ठीक है। बट ये कंपनी खुद से होकर डिविडेंड तो देगी ना, कभी ना कभी डिविडेंड तो देगी ना, हमने उसको डीम्ड डिविडेंड मान लिया तो कंपनी क्या बोलेगी कि नहीं नहीं, तुम तो डीम्ड डिविडेंड मान लिया है, मैं अब तुम्हें वापस डिविडेंड क्यों दूं, डिविडेंड तो ट्रीट हो चुका है ना, तुम्हें जो भी पैसे मिले, तो ये चीज तो नहीं होगी, वो तो डिविडेंड देगा ना कंपनी। तो जो डिविडेंड देगा वो जितना भी हमने डीम किया है पहले लोन के रूप में, सपोज 2 लाख हमने ऑलरेडी डीम्ड डिविडेंड करके ट्रीट कर लिया है, ठीक है, तो उतना पोर्शन जो नॉर्मल डिविडेंड कंपनी देगी तो उतने पोर्शन को डिविडेंड ट्रीट नहीं किया जाएगा जितना हम ऑलरेडी एज अ डीम डिविडेंड अज्यूम कर चुके, डिविडेंड में ट्रीट कर चुके, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूं कि अगर अनलिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर को उनकी कंपनी लोन देती है तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक का हम उसे डीम डिविडेंड मानते हैं, डीम डिविडेंड ट्रीट करते हैं इनकम टैक्स की नजर में। बट जब वो सच में डिविडेंड देती है, जब वो कंपनी सच में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, तो जितना हम लोन के रूप में ऑलरेडी डिविडेंड मान चुके हैं उतना पोर्शन छोड़ के बचा हुआ पोर्शन को हम डिविडेंड माने। सपोज अगर 3 लाख का डिविडेंड दिया है बट उसमें से 2 लाख का ऑलरेडी लोन के रूप में हमने डीम डिविडेंड मान चुके हैं, तो सिर्फ 1 लाख को ही हम डिविडेंड ट्रीट करेंगे, बचे हुए 2 लाख को डिविडेंड ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, अब एक कंपनी है एबी कंपनी, ठीक है, उसके 2 बिजनेस है, एक बिस्किट बनाने का और एक सोप बनाने का, ठीक है, साबुन। उसके शेयर होल्डर्स भी है, ठीक है, उसके शेयर होल्डर्स ने 10,000 रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किए, सबने मिला के, तो क्या बोलेंगे हम, शेयर कैपिटल, ठीक है। 5,000 बिस्किट वाले बिजनेस में और 5,000 सोप वाले बिजनेस में, ठीक है। अब एबी कंपनी ने क्या किया, अपना पूरा कंपनी ही अलग कर दिया, जिसको क्या नाम दिया, बी कंपनी, ठीक है। और वो बी कंपनी कौन सा बिजनेस हैंडल कर रही है, बिस्किट वाला, तो बिस्किट वाला पूरा बिजनेस ही उसने अलग कर दिया, पूरी कंपनी ही अलग कर दी, जिसको क्या बोला उसने, बी कंपनी। अब बिजनेस अलग हो गया, कंपनी अलग हो गई, तो शेयर होल्डर भी आ गए, ठीक है। बट शेयर होल्डर कैसे आएंगे, जब वो बी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, है ना, तब वो उसके शेयर होल्डर बन सकते हैं। बट ऑलरेडी वो एबी कंपनी में 5,000 रुपए डाल चुके हैं, है ना। अब उसने सोप और बिस्किट दोनों को मिला के 10,000 रुपए डाले थे, सिर्फ सोप के लिए डाले थे क्या, नहीं, उसने दोनों को मिला के डाले थे, तो 5,000 रुपए तो ऑलरेडी सोप के वाले बिजनेस में चल रहे, 5,000 तो खाली होगा क्योंकि पूरी कंपनी अलग हो गई। अब क्या होगा, ये जो 5,000 है वो कंपनी बी में ट्रांसफर हो जाएंगे और एबी कंपनी से निकल जाएंगे पूरे के पूरे, क्योंकि कंपनी अलग हो चुकी है तो उसका पैसा भी उसके साथ चला गया, उस कंपनी के साथ वो पैसा वहां ट्रांसफर हो गया, ठीक है। जो 5,000 बिस्किट वाले बिजनेस में थे, अब वो कंपनी अलग होने की वजह से वो 5,000 वहां ट्रांसफर हो गए और यहाँ का शेयर कैपिटल कम हो गया, जो कितना बच गया, 5,000 ही बचा, ठीक है। ये पूरी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, जिसमें एबी कंपनी स्प्लिट होके बी कंपनी बन गई, इसको बोलते हैं डीमर्जर, कंपनीज का डीमर्जर, ठीक है। अब ये जो बी कंपनी, जैसे मैंने बोला कि शेयर होल्डर्स कब बनेंगे, जब बी कंपनी अपने शेयर्स बांटेगी, ठीक है। तो बी कंपनी अपने शेयर्स शेयर होल्डर को बांटेगी, तो शेयर होल्डर को उसके बदले में पैसे तो देने पड़ेंगे ना, फ्री में तो करेगी नहीं। बट ये जो 5,000 एबी कंपनी के थे जो बिस्किट वाली बिजनेस में लगे हुए थे, वो 5,000 तो बी कंपनी में ट्रांसफर हो चुके हैं, वो ऑलरेडी शेयर होल्डर ने पे तो कर चुके थे ना, दोनों बिजनेसेस के लिए पे कर दिया। अब वो तो तुमने कॉल लिया कि तुमको कंपनी अलग करनी है, शेयर होल्डर ने तो पूरे 10,000 दिए थे, ठीक है। तो ये जो शेयर बी कंपनी के मिलेंगे शेयर होल्डर्स को, ये मिलेंगे फ्री, टोटली फ्री, क्योंकि ऑलरेडी वो 5,000 रुपए पहले ही जब एबी कंपनी थी तब दे चुके हैं, और जब बी कंपनी स्प्लिट हो गई, एबी कंपनी बी कंपनी में स्प्लिट हो गई, तो उस केस में वो 5,000 बी कंपनी में ट्रांसफर हुए। इसीलिए जो शेयर होल्डर्स है उनको जो शेयर मिलेंगे बी कंपनी के, वो टोटली फ्री में मिलेंगे। एक्चुअली फ्री नहीं है, वो ऑलरेडी उसके लिए पे कर चुके हैं, बट अभी उनको फिर से उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं, ठीक है।
तो ये क्या हुआ, कंपनी ने उन्हें फ्री में शेयर्स बांटे, ऐसा ही दिख रहा है ना। तो ये एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि ये जो शेयर कंपनी ने, जो डीमर्जर के टाइम पे रिजल्टिंग कंपनी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जो डीमर्जर के टाइम पे जो नई कंपनी बनती, जो दूसरी कंपनी बनती, उसको रिजल्टिंग कंपनी बोलते हैं। इस केस में रिजल्टिंग कंपनी कौन है, बी कंपनी। तो बी कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स को मिले हैं, ठीक है, उसे डिविडेंड ट्रीट नहीं किया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर कि मैंने क्या बोला, कि डीमर्जर के टाइम पे रिजल्टिंग कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को जो भी शेयर्स फ्री में देती है, उसे हम डिविडेंड इनकम टैक्स में ट्रीट नहीं करते। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आई होप मैंने इसको अच्छे से समझाने की कोशिश की। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। यहां हमारा वीडियो खत्म होता है और डिविडेंड का टॉपिक भी। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचाएं। मैं आगे और वीडियोस जरूर लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।